अस्सलाम वालेकुम एमबीबीएस और फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोलॉजी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो स्लाइड मैंने तैयार की है ये आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। अगर आपके पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ डेफिनेशंस, ड्रग्स का नोमेनक्लेचर और रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि हम अपनी बॉडी में ड्रग्स को कैसे डालते हैं। जैसे ऑरली है, खाने से ले लेंगे, कुछ सामान के नीचे रख ली है, कुछ स्किन पे लगा ली है, कोई ऑइंटमेंट्स वगैरह हैं, इंजेक्शन है, इंट्रामस्कुलर है, इंट्रावेनस है। तो सबसे पहले फार्माकोलॉजी का, असल में फार्माकोलॉजी है क्या? ये ग्रीक वर्ड है फार्माकॉन, जिसका मतलब है ड्रग्स, और लॉजी जो है या लोगोस, इसका हर किसी को पता है कि इसका मतलब है स्टडी। तो द स्टडी ऑफ ड्रग्स, यू कैन से द साइंस ऑफ ड्रग्स। इसमें हम पढ़ते हैं ड्रग्स की क्लासिफिकेशन, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बायो ट्रांसफॉर्मेशन कि वो हमारी बॉडी में जाके कैसे कैसे कन्वर्ट होती है, उनके क्लिनिकल यूजेस, कंट्रा इंडिकेशंस और रिमूवल। जो फार्माकोलॉजी है इसकी कुछ डिवीजन्स हैं दो, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स। तो अब उसको याद करने के लिए मैंने एक फार्मूला लगाया था कि जैसे हमारी कोई भी ड्रग है, हमने खाई है या इंजेक्शन से अपनी बॉडी के अंदर डाली है, तो वो ड्रग जाके बॉडी पे कोई ना कोई काम करेगी। जैसे कोई हार्ट बीट बढ़ा सकती है, हार्ट बीट कम करेगी, किसी चीज़ की डेथ कॉज करवा देगी, किसी चीज़ को बूस्ट करवा देगी। तो जो जाके ड्रग हमारी बॉडी पे काम करेगी, डी से ड्रग, वो बनेगा फार्माकोडायनामिक्स। और जो चीज़ जो अमल हमारी बॉडी ड्रग पे करेगी, जैसे ड्रग का रिमूवल है, ड्रग की बायो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सब कुछ होगा जो हमारी बॉडी ड्रग पे करेगी, वो कहलाएगा फार्माकोकाइनेटिक्स। तो अब हम बात करेंगे कि असल में ड्रग है क्या। जो लफ्ज़ ड्रग है ये फ्रेंच लैंग्वेज का है, ड्रॉग से, जिसका मतलब था ड्राई हर्ब, के सूखी जड़ी बूटी। तो हकीम लोग तो आज भी इसको यूज़ करते हैं, लेकिन जो मॉडर्न मेडिसिन है इसमें इसका एक सॉल्ट निकाल लिया जाता है, उस जड़ी बूटी का किसी मेथड के ज़रिए सॉल्ट निकाल लिया जाता है। वो मेथड हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सॉल्ट की। तो जो वो सॉल्ट निकाला जाता है उसको हम ड्रग बोलते हैं आजकल। सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटी दैट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। कि कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको हम किसी चीज़ के डायग्नोसिस के लिए, अब जैसे किसी की सपोज इसोफेगस बंद हो गई है या जीआईटी में कोई मसला है, तो हम उसमें कंट्रास्ट डालते हैं और उसके बाद हम उसकी इमेजिंग लेते हैं कि कौन सा पार्ट ब्लॉक है, कौन सा कंस्ट्रिक्टेड है। तो यहाँ पे हमने एक ड्रग को यूज़ किया उसके डायग्नोसिस में। जैसे प्रिवेंशन में हम कोई वैक्सीन वगैरह ले लेते हैं, जैसे आजकल कोरोना की हर बंदा वेट कर रहा है कि वैक्सीन आ जाए, तो वैक्सीन लगने के बाद हर बंदा बोलेगा अब प्रिवेंशन हो गई, अब कोरोना नहीं होगा। दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ये तो हर बंदा जानता है कि सपोज खांसी नज़ला हो गया, किसी को बुखार हो गया, किसी को मोशन लग गया तो मेडिसिन दी है, और पेट खराब हो गया ओमेप्राजोल दे दिया, जिफ्लेजोल दे दीजिए, ये हमने उसका ट्रीटमेंट कर दिया। और जो WHO की डेफिनेशन है वो मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ। ड्रग इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड और इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स और पैथोलॉजिकल स्टेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ रेसिपिएंट। कि जो पेशेंट है, जो रेसिपिएंट है, हम उसके बेनिफिट के लिए उसकी बॉडी में इंसर्ट कर रहे होते हैं। अब लाजिम आता है, शौक तो नहीं है किसी को कि वो इंजेक्शन लगाए या वो कड़वी गोलियां खाए, वो एक गोली खा के दूसरा अपना निज़ाम ख़राब करवाए। तो हम उसको बेनिफिट देने के लिए ये सब करते हैं, मेडिसिन देते हैं ताकि उसकी जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाए। और अब बात करेंगे हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की, कि क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है। इसके अंदर हम वो ड्रग्स पढ़ेंगे जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के लिए इस्तेमाल होंगी। वो निकलेंगी कहीं से भी, लाइक जैसे वो है इंसुलिन है, मोस्टली जो घोड़ा है उसके अंदर से निकाली जाती है, वहाँ वो मल्टीप्लाई होती है, वहाँ से निकाल के हम ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे उस इंसुलिन को, इस तरह की, जिसके अंदर हमारे पास आता है फार्माकोकाइनेटिक्स भी आ जाएंगी, फार्माकोडायनामिक्स भी पढ़ेंगे, उसकी इन्वेस्टिगेशन इन हेल्दी वॉलंटियर्स इन पेशेंट्स, कि कुछ मेडिसिन है, जैसे अभी कोरोना की वैक्सीन आएगी ना, कुछ हेल्दी पेशेंट बोल रहा हूँ, हेल्दी लोगों के अंदर वो इंसर्ट की जाएगी। देखेंगे कि अगर वो ठीक हो जाते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, वो मार्केट में आ जाएगी। अगर वो उनको बीमार कर रही है, कोई प्रॉब्लम कर रही है, तो हम उसको रोक देंगे। ठीक है, तो हम उस ड्रग्स की एफिकेसी चेक करेंगे कि वो कितने % काम कर रही है। सेफ्टी ऑफ द ड्रग्स एंड कोऑपरेटिव ट्रायल्स विद अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट, कि एक ही चीज़ के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो हम कंपेयर करेंगे सबसे बेनिफिशियल और सबसे अच्छा कौन सा है, फिर हम वो देंगे, जिनको हम ड्रग ऑफ चॉइस भी बोलते हैं फार्माकोलॉजी में, आपने सुना होगा। उसके हम एडवर्स इफेक्ट्स वगैरह भी पढ़ेंगे।
अब बात करते हैं कीमोथेरेपी। हर किसी ने सुन रखा है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी असल में है क्या? द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी जिसमें ट्यूमर वगैरह आ गया, जिसमें कैंसर आ गया, विद स्पेसिफिक ड्रग्स दैट हैव सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी फॉर द इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म या मैलिग्नेंट सेल विद नो और मिनिमल इफेक्ट्स ऑन द होस्ट सेल। अब अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो हम ये कह रहे हैं कि हमने ट्रीटमेंट करना है किसी भी इन्फेक्शन का, किसी भी ट्यूमर का, कैंसर का, उसमें कुछ भी आ सकता है। हमने किसी का ट्रीटमेंट करना है तो हम कोई ड्रग देंगे ऐसी जो जिस चीज़ को हमने टारगेट करना है ना, जो हमने सपोज कैंसर सेल है उसको टारगेट करना है, तो जो आपने ड्रग दी है वो स्पेसिफिकली उसके खिलाफ आप समझें एक जहर है जो जाके उसको मार देगी। या जो हमारे बॉडी में सपोज बैक्टीरिया या कोई वायरस काम कर रहा है, तो हमारे पास कोई ऐसी ड्रग है जो उसके खिलाफ जहर का काम करेगी, जहर कातिल जो उसको मार देगी। जो अगर हमारा वो कैंसर, हमारा वो बैक्टीरिया, हमारा वो वायरस या कोई इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म वो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो हम हेल्दी हो जाते हैं। अब फार्मेसी की बात करें कि फार्मेसी क्या है, तो फार्मेसी वैसे यहाँ पढ़ाना बनता नहीं है, पर मैंने लिख दिया है ताकि थोड़ा सा वाइड तरीके से हम इसको पढ़ सकें। तो आर्ट एंड साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग्स और प्रिपेयरिंग सूटेबल डोजेज, फॉर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द ड्रग्स इन ह्यूमन एंड एनिमल्स, कि ह्यूमंस के अंदर हमने जो डोजेज देनी है वो फार्मेसी में पढ़ेंगे कि कौन सी किस डोज में देनी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे पीपीआई है ना, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग, जिसमें हमारे पास ओमेप्राजोल है, तो वो ब्रांड नेम में हमें मिल जाता है, राइजेक में मिल जाएगा, रूलिंग में मिल जाएगा, उसके और बहुत सारी कंपनी के नेम्स हैं, लेकिन उसका जो मेन सॉल्ट है वो है ओमेप्राजोल। तो वो उसकी डोजेज आती हैं 20 mg, 40 mg, 60 mg ऐसे। तो वो जो डोजेज हैं वो हम फार्मेसी में डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि हमने किस डोज पे देनी है ताकि इस बंदे को हम दे सकें। तो और जो डॉक्टर है फिर वो डिसाइड करेगा पेशेंट की हालत, कंडीशन, उसके साइन एंड सिम्टम्स देख के कि मुझे इसको कौन सी ड्रग कितने mg में देनी है। और फार्मास्यूटिक्स या फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं जो वो बनाती हैं ना, वो होते हैं द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द ड्रग आर कॉल्ड फार्मास्यूटिकल्स। अब हम बात करेंगे टॉक्सिकोलॉजी की। जैसे अभी मैंने बात की थी कि कोई स्पेसिफिक ड्रग है और वो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के लिए या स्पेसिफिक कैंसर सेल्स के लिए, मैलिग्नेंसी के लिए कोई टॉक्सिसिटी रखती है, ठीक है, एक जहरीलापन रखती है। तो वो पढ़ते हैं वो है क्या? द स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड अदर केमिकल्स। कि वो कोई भी हो सकता है, कोई हाउस होल्ड चीज़ हो सकती है, वो सर्फ हो सकता है, वो जहर हो सकता है, वो तेज़ाब हो सकता है, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर का वेस्ट हो सकता है, होमोसाइडल हो सकता है, मतलब मारने मरने के लिए, विद एम्फेसिस ऑन डिटेक्शन, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड पॉइजनिंग। किसमें हम सब पढ़ेंगे कि कौन सी ड्रग है जो एक डायरेक्ट पॉइजन का काम करेगी, कौन सी ड्रग है जो सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए काम करेगी, और कुछ ड्रग्स ऐसी होंगी जो हमें डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल करनी होती है, जैसे डीएनए वगैरह का कुछ सैंपल लेने के लिए हमें उसको मैग्नीफाई करना होता है। ड्रग्स का नोमेनक्लेचर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फार्माकोलॉजी इज ड्रग नोमेनक्लेचर। ये पिछला कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा, आगे कुछ पढ़े या ना पढ़े, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जो आपको ड्रग मिलेगी ना, हर ड्रग के 3 नाम होते हैं। पहले मैं समझता था 2 होते हैं, फिर जब मैंने खुद पढ़ा तो मैं 3 नाम, मैं खुद हैरान था। तो पहला नाम तो हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है, जो सॉल्ट्स हम पढ़ रहे होते हैं, सॉरी जो नाम पढ़ रहे होते हैं, जैसे CH2O2 हो गया, और किसी चीज़ का नाम, मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ बहरहाल, ठीक है। उसमें हमारे पास सबसे पहला है केमिकल नेम, कि असल में केमिकल नेम क्या है। दूसरा है जेनेरिक नेम, सॉल्ट नेम जो हो गया, और तीसरा है ट्रेड नेम। अब सपोज मेरी कंपनी है, मैं अपने नाम पे दवाइयाँ बना के बेचूं, कि अब सपोज मैं आप बोलूँ कि राव 40 mg ये कैप्सूल तैयार कर लूँ मैं, उसके अंदर जो जेनेरिक नेम है, सॉल्ट क्या है, वो कोई और होगा, और उस सॉल्ट का आगे फार्मूला क्या है, उसमें हाइड्रोजन कितने हैं, कार्बन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, सपोज उसमें नाइट्रोजन कितने, वो जो होगा वो सारा उसका केमिकल नेम कहलाएगा। तो केमिकल नेम को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, पढ़ के बताता हूँ, साइंटिफिक नेम्स बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूल्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग्स। कि ये आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर्स भी पढ़ी हैं कि सपोज कार्बन कैसे लगती है, हाइड्रोजन कैसे, ऑक्सीजन, वो सारा कुछ। अगर उस बेस पे हम नाम रखेंगे तो वो केमिकल नेम होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड इज IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो जैसे हमारे पास C2H6O, ये है एथेनॉल, ड्रिंकिंग अल्कोहल बोलते हैं जिसको। और जो जेनेरिक नेम है, अगर हम उसकी बात करें तो जेनेरिक नेम के अंदर हमारे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट इज INNS,
इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स। ये बताते हैं हमें कि ड्रग किस क्लास से बिलोंग करती है। ठीक है, जैसे हमारे पास उसने एग्जांपल दी हुई है कि एसिक्लोवीर ड्रग है हमारे पास जो एंटीवायरल है। ठीक है, अब उसका नाम कोई भी हो सकता है जो उसको कंपनी बना के बेच रही है, जैसे कि एसिटामिनोफिन है, ये एक जेनरिक नेम है। और ट्रेड नेम जो है ना, ट्रेड का मतलब है तिजारत करनी है, आपने अपना ब्रांड नेम रखना है ताकि आप अट्रैक्ट कर सको डॉक्टर को भी, पेशेंट को भी, दूसरे लोगों को भी, फार्मेसी वालों को भी, कि वो आपके ड्रग को भेजे, जिसमें हम नाम रखते हैं छोटा सा, खूबसूरत सा और अट्रैक्टिव सा। जैसे पैनाडोल, ठीक है, इसका फार्मूला है पैरासीटामोल, और जो इसका केमिकल फार्मूला है वो तो मुझे भी याद नहीं है। तो उसमें हमारे पास आपको ये निको के नाम से मिल जाएगी पैनाडोल, आस्कप्रोल के नाम से मिल जाएगी, टाइलेनॉल के नाम से मिल जाएगी, सबके अंदर होगा क्या, पैरासीटामोल। और पैरासीटामोल जो हो गया उसका जेनरिक नेम, केमिकल नेम स्टिल अलग है। फिर अब हम बात करेंगे द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि हमने अपनी बॉडी में जो ड्रग है वो किस तरह डालनी है। सूंघ ली, ठीक है, एनेस्थीसिया जो है सूंघने वाला वो ले लिया, खुद को नेबुलाइज कर लिया, किसी पेशेंट को नेबुलाइज कर दिया तो ड्रग अंदर चली गई, किसी को इंजेक्शन लग गया, किसी को ड्रिप लग गई, और किसी ने मेडिसिन ले ली, किसी ने दांत के नीचे रख ली, जबान के नीचे रख ली। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे वैरायटी ऑफ रूट्स, appropriate route in a given situation depending both on drug as well as the patient related factors। कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, कि अब एक पेशेंट आया बेहोश, हम उसको बोल रहे हैं दवाई खा, वो दवाई तो नहीं खाएगा ना, वो हमें उसको इंट्रावेनसली या इंजेक्शन देना है। अब एक पेशेंट आया हेल्दी और वो घर जाके खा सकता है, तो हम कोशिश करेंगे उसको ताकि हम दें टैबलेट्स में दें, ताकि वो देर तक असर करती रहे उसकी बॉडी के अंदर। हाँ जी, तो इसकी क्लासिफिकेशन अगर हम पढ़ें, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन लोकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल है एंटीरोल। एंटीरोल के अंदर आएगा ऑरली, कि जो मेडिसिन आप ऑरली लेंगे तो वो होगी। उसके अंदर हमारे पास दो किस्म की होती हैं, एंटेरिक कोटेड और एक्सटेंडेड रिलीज। ठीक है, कोई मतलब असल ड्रग सपोज कड़वी है बहुत, या वो ख़राब हो सकती है, हमें उसको स्टमक तक पहुंचाना है, तो हम उसके ऊपर एंटेरिक कोट कर देंगे किसी चीज़ का, ताकि वो कड़वी शड़वी ना लगे, वो आराम से खाई जाए। उसके बाद एक्सटेंडेड रिलीज, तो एक ड्रग के ऊपर ऐसा केमिकल चढ़ा दिया जाता है ताकि वो स्टमक को क्रॉस कर जाए। ठीक है, स्टमक के एसिड से ख़राब ना हो, इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब हो जाए। जैसे ओमेप्राजोल है, डिलेड रिलीज जो मिलते हैं। ठीक है, कुछ इंस्टेंट हैं और कुछ उसमें डिलेड रिलीज भी मिल जाते हैं। दूसरा है सबलिंगुअल, ये भी ओरल में आएगा, जैसे नाइट्रोजिनस हैं। ठीक है, जो हार्ट की कुछ मेडिसिन हैं जो दांत के जबान के नीचे रखवाई जाती हैं, ठीक है, वो सब लिंगुअल होगी, लिंगम या लिंग्विस्टिक वो जबान को बोलते हैं। दूसरा है पेरेंट्रोल, कि पैरेलल टू एंटेरोल, के ये हमारा जीआईटी है, इसके पैरेलल जो चीज़ें जाएंगी वो पेरेंट्रोल में होंगी, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है इंट्रावेनस, कि वेन के थ्रू जो हमने इंजेक्शन लगाया है या ड्रिप लगाई है, कुछ भी जो इंसर्ट किया है वेन के थ्रू, वो हमारे पास इंट्रावेनस होगा। और जो इंट्रामस्कुलर होगा वो हमने मसल में उतारना है। आप देखें वेन में नहीं गया, वो सबक्यूटेनियस फेशिया में नहीं गया, वो डायरेक्ट मसल में उतारा है हमने। उसके बाद है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस में जैसे हम आपने देखा कि इंसुलिन वगैरह लगाते हैं शुगर वाले पेशेंट, वो बारीक सी सिरिंज होती है उसकी, ताकि वो मसल की तरफ पहुंचे ही ना। वो कुछ वैसे स्किन अपने ऊपर उठा के करते हैं, दूसरा मसल तक वो वैसे नहीं पहुंचती। फिर आता है टॉपिकल ऑइंटमेंट्स, जैसे हमने लगाने की होती हैं, कुछ क्रीम्स दी जाती हैं, जिसमें सबसे पहले आप अगर बात करें फंगल, तो हर बंदे ने ही नोटिस किया होगा कि जब कोई फंगल रैश होता है तो उस पर वो जाके कोई कीटाकोनाजोल या कीनाकोम वगैरह लगा लेते हैं। तो उसके बाद अदर आ जाती हैं, अदर्स के अंदर सारा कुछ आ जाएगा, जैसे इनहेलेशनल है, नेबुलाइजेशन कर ली है, ऑक्सीजन नाक के जरिए कुछ दे दिया, नेजल और ओरल आ गई। फिर उसके बाद इंट्राथिकल आ गई, मतलब रेक्टम वगैरह के थ्रू दे दी, और इंट्रावेंट्रिकुलर के डायरेक्ट सुई के जरिए अंदर दिल तक कोई चीज़ उतार दी। ट्रांसडर्मल आ गई, कि जैसे निकोटीन पैचेज हैं, जो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं लोग, वो निकोटीन के पैचेज ले सकते हैं, तो वो निकोटीन का पैच अपनी स्किन पर लगा लें पूरा एक दिन, वो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होता रहेगा थोड़ा 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 थोड़ा, तो सिगरेट पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चे जो चोरी छुपे पीते हैं तो उनको चाहिए वो निकोटीन के पैच लगा लें, वो पकड़ भी नहीं सकेगा, और उनको मगरिब के बाद या खाने के बाद छुप छुपा के बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो हमने अभी पढ़े हैं, जो सबसे पहले इंट्रॉल रूट पढ़ा, फिर पैरेंट्रॉल, तो अब हम पढ़ेंगे कि इंट्रॉल रूट हम क्यों सिलेक्ट करेंगे और क्यों सिलेक्ट नहीं करेंगे। लाजिम बात है ना, कि अगर हम कहें कि यार इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत ही क्या है, जब मुंह उसका खुला है तो मेडिसिन उसको मुंह के थ्रू देते रहो। तो हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले जिसका बेनिफिट है हमें, वो है सेफेस्ट एंड मोस्ट कॉमन यूज़। मोस्ट कॉमन का सबको पता है, यार गोली खा लेगा बेटा, खा लूंगा जी, कैप्सूल खा लेगा जी, खा लूंगा। अब किसी को बोले इंजेक्शन लगवाएगा, वो सोचेगा यार इंजेक्शन लगवाऊँ ना लगवाऊँ।
ठीक है, कन्वीनियंट भी है और इकोनॉमिकल मेथड भी है क्योंकि सस्ती सस्ती मेडिसिन मिल जाती है। दूसरा है सिस्टम वाइड इफेक्ट बट डिलीवर्ड थ्रू GIT, ठीक है, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के थ्रू जाएगा। अब इसका साइड इफेक्ट क्या होगा कि कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो एसिड में जाके बिल्कुल ही दफन हो जाएंगी और कुछ ऐसी होंगी जो एसिड में जाके अपना काम बहुत तेज कर देंगी, ठीक है। ऑरल रूट में एंटायरी कोटेड और एक्सटेंडेड रिलीज मेडिसिन होंगी और सब लिंगुअल में वही जबान के नीचे से चली गई हैं। और इसके डिसएडवांटेजेस हमें क्या है? इसके डिसएडवांटेजेस हमें ये है कि ये स्लो एक्शन है, लाजमी बात है, वो पहले जाएगी, डाइजेस्ट होगी, फिर एब्जॉर्ब होगी, फिर अपना एक्शन स्टार्ट करेगी। और नोजिया और वोमिटिंग भी कर सकती हैं, जैसे मेडिसिन लेने के बाद बोलते हैं ना दिल ख़राब हो रहा है, कुछ लोगों का स्टमक ख़राब होता है, तो मेरे पास कुछ सराइकी पेशेंट्स आते हैं तो बोलते हैं कि हाँ धुआं मरेंदा पे। अब मैं स्टार्ट में परेशान होता था, ये हाँ धुआं पता नहीं कैसे मारता है, ठीक है। ऑरल ड्रग एब्जॉर्प्शन पाथवे इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड लो स्टमक pH। लो स्टमक pH का मतलब है कि एसिडिटी जो है ना ज़्यादा होती है जिस वक्त, तो उस टाइम वो ड्रग्स को इनएक्टिवेट कर देती है। और हम नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट्स को नहीं दे सकते या नॉन कोऑपरेटिव पर्सन्स को नहीं दे सकते, जैसे कोई बंदा सपोज खाना नहीं चाह रहा है, अनकॉन्शियस है या इस तरह का कोई भी माहौल होता है। और जो सबलिंगुअल हैं उनके भी आप देखो, सबलिंगुअल जो है उसमें हमें एडवांटेजेस क्या हैं? रैपिड एब्जॉर्प्शन है, जबान के नीचे रखी क्योंकि ये हाईली वास्कुलर जगह है, यहाँ पे एब्जॉर्ब जल्दी हो जाती है। कन्वीनियंस है उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की, लो इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन की, इन्फेक्शन वगैरह कॉज नहीं करेगी, और मतलब करेगी तो थोड़ी बहुत होगी। बाईपास हार्श GI इन्वायरमेंट के, GI के अंदर या हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर एसिड है बहुत सारा, तो उसको बाईपास कर देती है, डायरेक्ट खून में चली जाती है, हमारी सर्कुलेशन में चली जाती है। और अगर हम बात करें पेरेंट्रॉल की, जिसके अंदर इंजेक्शन वगैरह हमने लगाए थे, उसके अंदर कहा दैट ड्रग्स आर पुअरली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम GI ट्रैक के, जो ड्रग पुअरली एब्जॉर्ब हो रही थी वो हमने इंजेक्शन के थ्रू दे दिया, वो डायरेक्ट हमारी सर्कुलेशन में चली गई है, ठीक है। अनस्टेबल एजेंट्स हैं जो GI में जाके स्टेबल नहीं रहते हैं हमारे स्टमक वगैरह में, तो वहाँ पे भी हम इंजेक्शन वगैरह देते हैं। जैसे कोई बंदा है सीवियर डायरिया के साथ आ रहा है कि उसके अंदर तो कोई मेडिसिन रुक ही नहीं सकती है पेट के थ्रू, तो हम उसके अंदर किस तरह गोली हम उसको कैप्सूल देंगे, तो हम कोशिश करेंगे उसको इंजेक्शन लगाए ताकि उसके अंदर दवाई पहुंचे और अपना काम स्टार्ट करें। उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसके अंदर है क्या? इन्वेजिव टेक्निक है कि हमें उसके अंदर घुसना है, कुछ सुराख करना है, कुछ जख्म देना है। एक्सपेंसिव भी होते हैं इंजेक्शन वगैरह के, उसमें सिरिंज भी लग रही है, उसके अंदर मेडिसिन भी लग रही है, उसके अंदर अब वो जो शीशे की बोतल होती है वो भी उसके अंदर काउंट होती है, इसमें पेन भी होता है, इसमें फियर भी होता है कि खौफ होता है इंजेक्शन लगेगा, टिश्यू डैमेज होती है, इन्फेक्शन हो सकती है, इरिवर्सिबल है, ठीक है। जैसे मेडिसिन गलती से कुछ खा लिए तो बोलो उसको वोमिट करो, उसको वोमिट करवा दो, तो वो मेडिसिन निकल जाती है। लेकिन इसके अंदर जो इंजेक्शन चली गई, क्योंकि 1 मिनट के अंदर पूरी सर्कुलेशन में आ जाती है मेडिसिन जो हमने इंट्रावेनसली दी है, ठीक है। और अब टॉपिकल रूट में मैंने आपको बताया, जो हमने ऊपर से एक्सटर्नल एप्लीकेशन है जिसके अंदर हमारे सपोज क्लोट्रीमाजोल क्रीम है, एंटीफंगल क्रीम वगैरह है, जिसके अंदर हमने स्किन पे लगा ली है या म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे लगा लेते हैं। क्रीम, लोशन, पेंट्स, पाउडर, ड्रेसिंग, स्प्रेज, ये सब जो है हमारे पास टॉपिकल में काउंट होंगे। तो ये था जनाब आज का लेक्चर। होपफुली आप लोगों को समझ आया, क्योंकि मैंने उर्दू में बात की है और उर्दू में ही समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट इसकी मैं अभी ये स्लाइड जो है ये आपको मिल जाएगी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में। इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर भी जल्दी से आ जाएगा इंशाल्लाह, तो हम फार्माकोलॉजी को एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और रिव्यू दे के मुझे बताइएगा ज़रूर। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।